हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है तापायनिक उत्सर्जन। अपना यूनिट नंबर 4 चल रही है क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर। तो आपके पास जो टॉपिक है आज का तापायनिक उत्सर्जन, जिसे बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। अब सबसे पहले आपको पता है कि उत्सर्जन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है, इमिशन क्या होता है। तो उत्सर्जन का मीनिंग क्या होता है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है या फिर मान लो कि कोई रेडिएशन होती है, कोई पार्टिकल होता है, उसका यदि क्या होता है बाहर निकलना होता है, वही क्या कहलाता है, एक तरह से उत्सर्जन कहलाता है। तो आपको दो वर्ड पता है, उत्सर्जन और अवशोषण। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो अवशोषण क्या करता है, किसी का अंदर आना या किसी का एक्सेप्ट होना। उत्सर्जन यानी किसी का इमिट होना या बाहर निकलना। अब ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, तापायनिक उत्सर्जन की। अब देखो उत्सर्जन आप जानते हो, बट ये क्या कह रहा है, तापायनिक उत्सर्जन की। ये जो तापायनिक उत्सर्जन होता है, थर्मोनिक इमिशन होता है, ये कैसे होता है। अब मैं यदि बात करूं कोई भी मेटल या धातु की, किसकी बात करूं, मेटल या धातु की। तो धातु में क्या होता है, मान लो कि कोई धातु ले ली। अब आपको पता है कि धातु क्या एक तरह से एक परमाणु तो होता है। तो धातु में जब एक परमाणु होता है उसमें क्या क्या रहते हैं, वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस का कंसेप्ट रहता है वो पूरा का पूरा रहता है। यदि मैं किसी धातु को क्या करूं, हीट दूं, क्या करूं, हीट दूं, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता है जो कोई परमाणु होता है उसमें बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कैसे अलग अलग कक्षक में चक्कर लगाते हैं। ये आप जानते हो, कोई भी नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कैसे लगाते हैं, अलग अलग कक्षक में लगाते हैं। जब ये वाला कंसेप्ट है अलग अलग कक्षक में चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब ये भी जानते हो कि उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना हो तो उसे क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ये भी आप जानते हो क्या होती है, एनर्जी चाहिए होती है। यदि किसी को ये मान लिया कि कोई नाभिक है, क्या है आपके पास, ये कोई नाभिक है और यहाँ पे ये क्या है, कोई बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। इसको यदि क्या निकलना है, यहाँ से बाहर निकलना है। जब बाहर निकलना है तो आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ से देंगे अपन, वो एनर्जी अपन देंगे हीट करके। किसको हीट करके, धातु को हीट करके। धातु को हीट कैसे करेंगे, यानी अपन क्या करेंगे, उसको कुछ गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा, इसमें जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो किसकी वजह से निकलते हैं, अपने जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने पर वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकलने स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो देखो यहाँ से जब नाभिक से क्या हुआ, परमाणु से या धातु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने का मीनिंग क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो यही आपका क्या कहलाता है, कंसेप्ट तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बोलना चाहूँ तो क्या होगा तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि किसी में धातु को क्या करूँ, गर्म करता हूँ या गर्म करके कोई ऊर्जा देता हूँ, तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात। अब मैंने देखो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाला जो आपका छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या बनाया हुआ है, मैंने कोई धातु है। धातु में आप जानते हो जो एनर्जी के स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये भी आप जानते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये वाले जो ग्राफ आते हैं वो कैसे आते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो, यदि ये जो ग्राफ आते हैं, ये जो मैंने ये वाले ग्राफ बनाए हैं, ये किसके आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, इतना तो आप जानते हो। अब क्या हुआ, ये जो EB वाला स्तर है, ये EB स्तर क्या होता है, आपके पास धातु का, कोई भी धातु है उसका जो बाह्य पृष्ठ होता है, यानी जो सरफेस होता है। मान लिया कि कोई धातु है, ये वाला आपका क्या है, कोई धातु है, तो इसका जो सरफेस वाला, बाह्य सरफेस वाला एरिया होगा, वो एनर्जी क्या है, एनर्जी स्तर है, वो एनर्जी तल है, वो क्या आपका EB है। क्या है, EB है। ये क्या है आपका एनर्जी स्तर। यदि जो कोई धातु होता है उसके अंदर एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी मूल ऊर्जा स्तर, फिर उसके ऊपर प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, इस तरह से स्तर होते हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे दो स्तर मान लिए मैंने। एक तो मान लिया EB, ये क्या है आपका जो धातु का बाह्य पृष्ठ है, बाह्य पृष्ठ विभव है, बाह्य पृष्ठ की ऊर्जा तल है। ठीक है, ये E क्या है यहाँ पे, जो धातु के अंदर का होगा जो, और यहाँ पे क्या ये इसके बीच का होगा, वो क्या कहलाता है, हमेशा E फर्मी तल कहलाता है। क्या कहलाता है, E फर्मी। ये भी ध्यान रखना, वैसे फर्मी तल आपके आया नहीं है पर कंसेप्ट आएगा कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे। तो ये क्या कहलाता है, ये जो इसके बीच में होगा वो तो क्या होगा, EF यानी फर्मी तल। ये क्या होगा आपका पृष्ठ तल, और ये इसके अंदर की एनर्जी का तल। अब देखो अपन बात करते हैं, क्या यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है,
कि जब जैसे जैसे अपन धातु को क्या करते हैं, हीट करेंगे, क्या करेंगे, धातु को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना होगा। जैसे जैसे आप ऊर्जा बढ़ाओगे धातु को से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब जब धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का रोल होगा उसमें। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे धातु का क्या बढ़ता है अपने पास, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है कहाँ से, नाभिक से, तो यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ बनाया हुआ, ये आर के रेस्पेक्ट में है और ये ई के रेस्पेक्ट में है। क्या है, आर के रेस्पेक्ट में और ई के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे मैं यदि आर को बढ़ाता हूँ तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। अब ये एनर्जी कौन सी बढ़ रही है बताओ, एनर्जी कौन सी बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो आपके पास मान लिया कि यहाँ पे क्या बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। अब ये मान लिया कि ये इसकी एनर्जी बढ़ी, यहाँ तक आने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। यानी ये जब क्या करेगा, जब धातु का ये कौन सी ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी। यानी कोई भी यदि दूरी बढ़ती है तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा का मतलब कैसे, जैसे जैसे हीट देंगे तो एनर्जी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, जैसे जैसे ये एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो बाह्य विभव तल आ रहा है, यानी ये जो ईबी वाला तल आ रहा है वो इसका क्या, एक सरफेस तल है। मान लिया कि आपके पास क्या है, कोई पार्टिकल है, कोई बॉक्स है, मान लो कि ऐसा कोई आपके पास कोई बॉक्स है, उसमें कोई पार्टिकल ए रखा हुआ है और इसकी जो एनर्जी का तल है वो मान लिया कि ये इसके लिए एनर्जी कितनी है, ई है, इस तल तक। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस पार्टिकल को बाहर जाना है, इस बॉक्स से बाहर जाना है, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, इस ई से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। यदि ये ई से ज़्यादा ऊर्जा देता है ये पार्टिकल, तब तो ये पार्टिकल क्या होगा, बॉक्स से बाहर निकल जाएगा। यदि नहीं देता इसका मतलब वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो सेम इसी तरह का कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो पार्टिकल कहाँ जाता है, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ तक तो आ गया, इस बाह्य तल तक तो आ गया, पर यहाँ पे क्या होता है, एक विभव रोधिका उत्पन्न होती है। विभव रोधिका यानी ये जो ई भी बता रहे हैं ये क्या है आपका, एक तरह से विभव रोधिका है। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन को पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी या इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस तल को क्या करे, पार करे। यानी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ई बी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ई बी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो इस तरह का जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, इसमें आता है। तो यदि एनर्जी ई बी से ग्रेटर देन हो तब तो वो क्या निकलेगा, इस पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। यदि वो एनर्जी क्या होती है, ई बी से कम होती है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये क्या हो गया आपके पास, फाई इक्वल टू, अब ये मैंने ई बी माना है, इसको आप ई एस भी मान सकते हो, सरफेस के लिए लिख रहे हो तो एस भी मान सकते हो, पी भी मान सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं कार्यफलन को और परिभाषित कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है फाई इक्वल टू ई बी माइनस का ई एफ। तो कार्यफलन क्या होता है, हमेशा दो एनर्जी तल के बीच का डिफरेंस होता है। वो भी कौन सा डिफरेंस, जो इसका फर्मी तल है, फर्मी तल, और जो इसका सरफेस तल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक विभव रोधिका का काम करता है। यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या विभव रोधिका से के इलेक्ट्रॉन से या एनर्जी से ज़्यादा है तब तो वो बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तापायनिक उत्सर्जन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये वाला ग्राफ बनाना है, इससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी है, फिर ऊपर आपको मैं ये कंप्लीट डेरिवेशन समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप में आप लिखिए। फर्स्ट लगाइए आप तापायनिक उत्सर्जन, थर्मोनिक एमिशन, फिर इसका ये डायग्राम बनाएंगे, फिर अपन ये डेरिवेशन समझेंगे और इसको भी आपको नोट्स में सही से लिखवा देंगे। ठीक है, तो लगाइए तापायनिक उत्सर्जन, लगाइए तापायनिक उत्सर्जन और इसमें लिखिए कि इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा मिल जाए तो वह इलेक्ट्रॉन, यदि ऊर्जा मिल जाए तो वह इलेक्ट्रॉन, यदि ऊर्जा मिल जाए तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। और यह ऊर्जा, यह ऊर्जा ताप के द्वारा या गर्म करके दी जाती है, और यह ऊर्जा ताप के द्वारा या गर्म करके दी जाती है।
यह ऊर्जा ताप के द्वारा या गर्म करके दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। तो देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है तो उसके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से देते हैं अपन? उसको हीट करके एनर्जी देते हैं। यदि उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ उससे धातु के पृष्ठ से कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मिशन इमिशन प्रोसेस। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट लिखिए, नई लाइन से लिखना कि धातुओं में उनके परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन का अन्य पूर्ण कोश में धातुओं में उनके परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन का अन्य पूर्ण कोश में इलेक्ट्रॉन जालक संरचना में धातुओं में उनके परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन का अन्य पूर्ण कोश में इलेक्ट्रॉन जालक संख्या में मुक्त रूप से यादृच्छिक गति करते हैं और धातु के पृष्ठ के निकट धनायन के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा दूरी के साथ बढ़ती है। धातु के पृष्ठ के निकट धनायन के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा दूरी के साथ बढ़ती है तथा पृष्ठ के बाहर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होने से इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर बाहर की ओर गति के विरोध में एक अनुभव करता है या एक अनुभव बल उत्पन्न करता है या अनुरोध उत्पन्न करता है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर बाहर की ओर गति के विरुद्ध एक विभव रोधिका या अनुभव या अनुरोध उत्पन्न करता है। अनुभव करता है, ऐसे लिख लो। अनुरोध अनुभव करता है, यानी बाहर निकलने में उसको कुछ न कुछ परेशानी हो रही है। वो क्या हो रही है? जो उसका बाह्य तल है वो, अर्थात धातु के पृष्ठ पर एक विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देती। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विभव रोधिका से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विभव रोधिका से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है।
अब ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला डायग्राम बना लो। जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ें आपको लिखवाई है कि यहाँ से जब एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर जब आएगा तो इस पर अधिकतम कंडीशन लगेगी। अधिकतम एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, एक विभव रोधिका उत्पन्न होगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे ज़्यादा है, विभव रोधिका से ज़्यादा है, तब तो वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा। तो अपन को पता है अपने पास क्या है, तापायनिक उत्सर्जन की कंडीशन है। इसका मतलब बाहर तो निकलेगा ही, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, तभी वो बाहर निकलेगा, तभी वो अपना क्या बताएगा, तापायनिक उत्सर्जन बताएगा। तो ये वाला पहले डायग्राम बनाओ, ये जो दिख रहा है आपको। ये आपको दिख तो रहा है यहाँ पे, ये जो वाला तल है ऊपर वाला ई बी है, नीचे वाला ई है, बीच वाला ई एफ है, और ये वाले आर डिस्टेंस है इधर वाली, और ई है ऊपर वाली। बना दिया। उसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, अब हम धातुओं के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब हम धातुओं के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रारूप का, अब हम धातुओं के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रारूप का प्राप्त धारा घनत्व का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। अब हम धातुओं के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रारूप का प्राप्त धारा घनत्व का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। माना फर्मी डिराक सांख्यिकी में, माना फर्मी डिराक सांख्यिकी में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या P व P प्लस dp के मध्य होती है। क्या लिखना है, P ऐसे लिखना है, P व P प्लस dp के मध्य, P व P प्लस dp के मध्य, P व P प्लस dp के मध्य। माना फर्मी डिराक सांख्यिकी में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या P व P प्लस dp के मध्य होती है, P व P प्लस dp के मध्य होती है, और संवेग समष्टि में अल्पांश, और संवेग समष्टि में अल्पांश dpx, dpy व dpz है। संवेग समष्टि में अल्पांश dpx, dpy व dpz है। अतः उन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, अतः उन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व जिनके संवेग, अतः उन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व जिनके संवेग px प्लस dpx, px, p के नीचे x प्लस dpx के मध्य py व py प्लस dpy के मध्य, py प्लस dpy के मध्य तथा pz प्लस dpz के मध्य होता है, pz प्लस dpz के मध्य होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, अतः इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व निम्न होगा, अतः इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व निम्न होगा। अतः इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व निम्न होगा। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब इस डेरिवेशन को समझना, पहले इस डेरिवेशन को समझते हैं। थ्योरी का कंसेप्ट था वो आपको मैंने बता दिया है।
अब देखो डेरिवेशन में क्या है, एक ध्यान रखना, ये 1/h³ कहाँ से लेते हैं आप, यदि कक्षक की संख्या निकालते थे कैसे निकालते थे, g/h/h³ लेते थे। अब अपन ने क्या लिखा है कि कला समष्टि का आयतन यानी एकांक आयतन लिया है, तो यानी h = कितना है आपका 1 है, तो वो मैंने क्या ले लिया 1/h³। तो अब यहाँ पे क्या निकाल रहे, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व निकाल रहे, तो यहाँ पे ये जो 1/h³ आया है वो यहीं से आया है। कहाँ से आया है, जो 1/h³ आया है वो आपका यहीं से आया है। तो देखो यहाँ पे जो 1/h³ आया वो कहाँ से आया आपके पास, कि जो आपके पास फर्मी डिराक सांख्यिकी का फॉर्मूला था GI = वही 1/EF/kT प्लस का 1 आता था, तो उसी के बेस पे अपन ने क्या निकालते थे, कक्षकों की संख्या निकालते थे। तो 1/h³ आ रहा है, वो वाली टर्म कहाँ से आ रही है आपकी, जो ये होता था यहाँ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या लिया है, संवेग समष्टि, यानी क्या निकाल रहे अपन, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व निकाल रहे। तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व के लिए जो अपन फॉर्मूला काम में लेते थे फर्मी डिराक सांख्यिकी का, वही बेस काम में लिया है। नीचे क्या होता था E-EF/kT प्लस का 1 था फर्मी डिराक में भी, तो यही काम में लिया है। और ऊपर क्या था आपके पास, ऊपर देखो मैंने संवेग के कोऑर्डिनेट लिए, क्योंकि मैंने क्या माना है कि Px होगा वो Px प्लस dPx के मध्य और Py प्लस dPy के मध्य, इस तरीके से माना है। तो यहाँ पे क्या मान लिया, सबसे पहले स्टार्टिंग में ध्यान रखना कि dN = 1/h³। h³ कहाँ से आया वो मैं आपको बता चुका, dpx, dpy और dpz, और e की पावर माइनस e माइनस का ef। e क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी है, ef क्या है, फर्मी एनर्जी है, k क्या है, टेम्परेचर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t क्या है, टेम्परेचर है। ये पूरी टर्म क्या बताती है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को शो करती है। अब यहाँ पे देखो इस डेरिवेशन को समझने के लिए, ये क्या आपकी चक्रण अवस्था के लिए। अब चक्रण अवस्था के लिए अब कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अपन, यहाँ पे पूरे डेरिवेशन में किसकी बात कर रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, 2 होती है, या तो एक तो होती है कौन सी, पॉजिटिव हाफ, या एक होती है नेगेटिव हाफ, यानी टोटल स्पिन कितनी इसकी होती है, 2 होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ने का तरीका 2 स्पिन से होता है, एक पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 2 का गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था 2 प्राप्त होती है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, h³ ऐसे का ऐसे, ये टर्म कंप्लीट ऐसे की ऐसे, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। अब आप जानते हो संवेग क्या होता है, संवेग ये होता है P = mv। तो यहाँ पे यदि P है उसकी जगह मैं क्या रख दूँ, mv रख दूँ। तो m इस तीनों को पे देखो, यहाँ पे mv आएगा और mv आएगा, vx vy vz की टर्म में आएगा, और m तो क्या आएगा, एक ही पार्टिकल है तो तीनों के लिए क्या आएगा, ये केवल 3D कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है इसलिए पार्टिकल तो एक है, तो m क्या आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो देखो यहाँ से m तीनों का आएगा, तो ये मैंने क्या कर दिया, m³ कर दिया, 2 ऐसे का ऐसे और h³ ऐसे का ऐसे। ये क्या कर लिया, इसकी जगह हो गया dvx dvy और dvz, और अपॉन में जो टर्म थी वो कंप्लीट क्या कर दी, ऐसे की ऐसे लिख दी। फिर यहाँ पे लिखा है कि तापायनिक उत्सर्जन में वे इलेक्ट्रॉन योगदान देती है जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के सापेक्ष बहुत अधिक होती है। तो ये आप पहले से ही जानते हो, कहाँ से जानते हो, डायग्राम से। क्या लिखा है देखो, तापायनिक उत्सर्जन में वे इलेक्ट्रॉन योगदान देते हैं, यानी तापायनिक उत्सर्जन में वे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के सापेक्ष क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब डायग्राम में देखो, अपनी फर्मी ऊर्जा का तल कहाँ पे है, बीच में है। जब अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब जो इसकी एनर्जी है वो क्या है, सरफेस से भी ज़्यादा है। तो सरफेस से ये फर्मी तल है वो तो क्या है, कम है। इसलिए अपन क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है कि वो क्या करता है, फर्मी तल के सापेक्ष बहुत ही अधिक होती है, इसलिए वो बहुत अधिक मान रहा है। यहाँ पे बहुत अधिक नहीं होता, यदि EB से बाहर निकलेगा वो तो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन हो गया उसका। यदि वो EB के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हुआ। तो इस डायग्राम से आप लिख सकते हो कि तापायनिक उत्सर्जन में वे इलेक्ट्रॉन योगदान देते हैं जिनकी फर्मी ऊर्जा के सापेक्ष बहुत अधिक होती है, जिनकी ऊर्जा होती है फर्मी के सापेक्ष क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि E-EF किसके इक्वल होता है, KT के, यानी KT से ग्रेटर देन होगा। यदि ये नीचे जाएगा तो 1 भी कर सकते हो। इसको यदि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखोगे तो भी ये क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे आपकी ये वाली टर्म आ रही थी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, E⁻EF - KT की फॉर्म में लिखता हूँ। ये KT लगा भी दोगे क्योंकि KT तो कॉन्स्टेंट है आपका।
तो ये लगा भी दोगे तो ये क्या है 1 से क्या है बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं 1 क्या करूँगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ से ये वाला 1 हट जाएगा। तो देखो dn तो ऐसे का ऐसे आ गया, ये dn ऐसे का ऐसे 2m³ अपॉन में h³, तो 2m³ अपॉन में h³, और ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे आ गई, बट यहाँ पे ये 1 क्या हुआ, नेगलेक्ट हो गया। कहाँ से, इस वाली कंडीशन से। इस वाली कंडीशन से क्या हुआ, ये जो 1 था वो क्या हो गया, यहाँ से नेगलेक्ट हो गया। ये फिर क्या आया 2m³ अपॉन में h³ आया, क्या आया 2m³ अपॉन में h³। ये क्या आया आपके पास, यदि मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो e माइनस ई एफ अपॉन में kt, और बाहर क्या आ गया माइनस। ये क्या आ गया dvx dvy dvz पहले से ही चल ही रहा था आपका। यदि मैं ये माइनस हटाना है तो क्या करूँ, इस टर्म को उल्टा कर दो, यानी माइनस को और कॉमन ले लो, तो ई एफ माइनस का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये टर्म ऐसे की ऐसे, यहाँ से माइनस कॉमन करके क्या कर दिया मैंने प्लस, और ये क्या लिख दिया ऐसे का ऐसे। फिर आप गतिज ऊर्जा की परिभाषा जानते हो, गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देखो गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखता हूँ मैं, तो 1/2 mv² आता है। 1/2 m, ये 3D कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो v क्या आएगा, vx² vy² vz² v² किसके इक्वल होगा, तीनों के इक्वल होगा, तो यानी vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये निकालना हो तो आप निकाल सकते हो कि v इक्वल टू क्या है, vx i कैप vy j कैप प्लस vy j k कैप, ठीक है। v² यदि इसका मोड निकालोगे तो क्या आएगा, यही टर्म आएगी आपकी, अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो v² इक्वल टू ये इसके इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो 2m³ अपॉन h³ ऐसे का ऐसे। इसको मैं यदि अलग अलग करूं, e की पावर ई एफ अपॉन के टी क्या किया मैंने, अलग कर दिया, और e की पावर माइनस ई अपॉन में के टी अलग कर दिया। ये क्या बचा आपके पास, dvx dvy और dvz, ठीक है। अब ये वाली टर्म मैं अभी काम में नहीं ली, अभी लूंगा, देखो आगे। ये टर्म तो कहाँ से लिखी मैंने, यहाँ से लिख दी, ठीक है। यहाँ से ये टर्म आ गई आपकी, क्या किया, इन दोनों को केवल अलग अलग किया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये टर्म ऐसे की ऐसे 2m³ अपॉन में h³, e की पावर ई एफ अपॉन में के टी, और ये क्या हो गया, e की पावर -2 अपॉन में के टी। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे e इज इक्वल टू कितना था, 1/2 m vx² vy² vz², ये था आपके पास, और के टी नीचे था। तो मैंने क्या किया, जो ये e दिख रहा है यहाँ पे खाली e है, इस e की जगह ये क्या कर दी, वैल्यू रख दी। तो ये क्या आएगा, m अपॉन में 2 आ गया, ये m अपॉन में 2 आ गया, ये तीनों टर्म आ गई vx² प्लस vy² प्लस vz², और ये टर्म कहाँ आ रही है आपकी, पावर में आ रही है, कहाँ आ रही है, एक्सपोनेंशियल में आ रही है। और ये क्या हो गया, dvx dvy और dvz हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैंने क्या किया, यदि मैं इसका क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो इसका सॉल्यूशन करूँगा वो केवल x के रेस्पेक्ट में करूँगा, हर के लिए अलग अलग नहीं करूँगा, एक बार x के रेस्पेक्ट में। यानी मान लेते हैं कि कोई x, ये क्या है, y और z तल में है, क्या है आपका y और z तल में है, तो x के रेस्पेक्ट में क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अपन ने क्या मान लिया, y और z तल में इसका होगा, इसका जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, y और z तल में होगा, यानी x के रेस्पेक्ट में इसकी कैलकुलेशन होगी। तो मैंने क्या किया, y और z के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ये टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी, ये टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी। यहाँ पे vx vy vz थे, तो मैंने vx को बाहर निकाल के अलग कर दिया। फिर क्या बचेगा, e की पावर माइनस vy² अपॉन में 2kt, तो ये वाले आ गया, साथ में क्या आ गया dy, vz वाला लिखा तो साथ में क्या आ गया dvz। अब यहाँ पे आप बीटा और गामा का इंटीग्रेशन जानते हो, पहले भी आप कर चुके हो यूनिट नंबर 3 में, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 मान लो, या v की टर्म है तो यहाँ पे क्या मानोगे, vx0। तो वो फॉर्मूला क्या आता है बीटा गामा का, n प्लस 1/2, n कितना है यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा 0 प्लस 1/2 गामा अपॉन में जो m, ये v² के साथ जो भी टर्म आती है वो क्या आ जाती है नीचे अल्फा के रूप में। तो m अपॉन में 2kt, पावर कितनी 1/2, यानी n प्लस 1/2, n कितना है यहाँ पे 0, तो 1/2। ये उल्टा आएगा तो क्या होगा, गामा 1/2 क्या होता है आप जानते हो, √π होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2πkt अपॉन में m हो जाएगा। अब ये मैं किसके लिए आएगा, ये इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, सेम के लिए, दोनों के लिए सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब ये क्या √ में, तो ये दोनों के लिए मैं एक साथ लिखूंगा तो √ हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है 2m³ अपॉन में h³, 2πkt अपॉन में m, √ हट गया यहाँ से, e की पावर ई एफ अपॉन में kt, तो क्या लिखा है e की पावर ई एफ अपॉन में kt, और यहाँ पे क्या लिखा e की पावर माइनस mvx² अपॉन में kt, क्या लिखा है e की पावर माइनस mvx² में 2kt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपना ये वाला क्या लिखा, vx टर्म थी ऐसे की ऐसे रख दी, बाकी इन दोनों का क्या किया, इन दोनों की जगह मैंने ये वाली टर्म लिख दी, √ हट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्रति एकांक समय, प्रति एकांक क्षेत्रफल, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम,
पर आपतित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निम्न प्रतिबंध का पालन करती है। अब मैंने पहले बोला था कि कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं अपन, एक्स के लिए कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अतः प्रति एकांक समय, प्रति यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक एरिया पर आपतित इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो निम्न प्रतिबंध का पालन करती है। अब प्रति पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, nx इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट, क्योंकि पूरे रेंज के लिए बात कर रहे हैं, और vx और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व आ रहा है dn, तो ये आपका क्या है dn। तो मैं क्या करूंगा, vx का dn के साथ मल्टीप्लाई, तो dn की वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, यहाँ से रख लोगे। तो इसको मैंने ये समीकरण नहीं दिया तो मैं इसको दे देता हूँ कितना, 5, और यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो vx ऐसे का ऐसे, ये वैल्यू आ गई कंप्लीट dn की, तो ये वैल्यू रख दी मैंने कंप्लीट ऐसे की ऐसे। फिर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे केवल vx का ही होगा। तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये बाहर आ गया, e की पावर ef अपॉन में kt बाहर आ गया, 0 से इन्फाइनाइट रह गया, vx आ गया, और e की पावर माइनस mvx स्क्वायर अपॉन में 2kt आ गया। इसका भी वही, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए मैंने क्या माना, अब यहाँ पे देखो ये बीटा गामा से इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या निकालना है कुछ, ये सबसे पहले तो ये dvx है, तो ये dvx किस में अपन कन्वर्ट करेंगे, थीटा के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अपन को निकालना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो mvx स्क्वायर में 2kt था, क्या था, mvx स्क्वायर में 2kt, इस टर्म को क्या मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया। ये कितना आ जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो 2mvx dv अपॉन में 2kt और d थीटा। यहाँ से यदि vx dv की वैल्यू निकालनी है तो vx dv अपना यहाँ है, vx भी है और dvx भी है, तो vx dv क्या आ जाएगा, kt अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, kt अपॉन में m और d थीटा। तो nx क्या बचा आपका, 2m क्यूब h क्यूब ऐसे का ऐसे, 2 पाई kt, ये टर्म ऐसे की ऐसे, ये टर्म ऐसे की ऐसे, kt बाई m बार आ गया, तो क्या बचा, e की पावर माइनस थीटा, क्या बचा, ये क्या माना मैंने, थीटा माना, तो e की पावर माइनस थीटा और d थीटा। तो यहाँ तक आपको डेरिवेशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा, इसके आगे और भी बाकी है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लाइन लिख लेना कि चक्रण अवस्था के लिए क्या लिखोगे, चक्रण अवस्था के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरीके से व्यक्त की जाती है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक लाइन आप बीच में ऐड कर देना यहाँ पे कि चक्रण अवस्था के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 तरीके से व्यक्त की जाती है, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। बाकी आप यहाँ से कंप्लीट आप लिख लो इसको यहाँ तक, समीकरण नंबर 4 तक। समीकरण नंबर 4 तक लिखो, यहाँ तक लिखो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 से 3 मिनट का, तो जल्दी लिख लो। समीकरण नंबर 4 तक लिखना।
लिख दिया होगा समीकरण 4 तक। फिर लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, माना कि धातु में या माना कि धातु का पृष्ठ x अक्ष के लंबवत, माना कि धातु का पृष्ठ x अक्ष के लंबवत तथा yz तल में है, माना कि धातु का पृष्ठ x अक्ष के लंबवत तथा yz तल में है, माना कि धातु का पृष्ठ x अक्ष के लंबवत तथा yz तल में है। धातु के पृष्ठ के तल में, धातु के पृष्ठ के तल में वे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में समर्थ होंगे, धातु के पृष्ठ के तल में वे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में समर्थ होंगे जिनके वेग x घटक से, जिनके वेग x घटक से संबंध ऊर्जा विभव रोधिका की, जिनके वेग x घटक से संबंध ऊर्जा विभव रोधिका की ऊंचाई EB से अधिक होगी, जिनके वेग x घटक से संबंध ऊर्जा विभव रोधिका की ऊंचाई EB से अधिक होगी, अर्थात धातु के पृष्ठ से, अर्थात धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के लिए वेग का x घटक, अर्थात धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के लिए वेग का x घटक महत्वपूर्ण है, अर्थात धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के लिए वेग का x घटक महत्वपूर्ण है। अतः y व z घटकों के मान, अतः y व z घटकों के मान, अतः y व z घटकों के मान, एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना, क्योंकि ये कंप्लीट रेंज को व्यक्त कर रहा है। कंप्लीट रेंज को व्यक्त करेगा तो ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट आएगा। यदि 0 से इन्फानाइट लेते तब तो क्या आता अपने पास 1/2 और आता साथ में, यहाँ बीटा का मैं इंटीग्रेशन करते क्या आता, यदि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लेते तब 1/2 नहीं आता, यदि 0 से इन्फानाइट लेते तो 1/2 साथ में और आता। अतः y व z के घटक के मान माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। अतः y व z घटक के मान माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। अब आप इसको कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट कीजिए और कंप्लीट समीकरण नंबर 6 तक लिख दीजिए। समीकरण 6 तक कंप्लीट लिख दो। यहाँ पे ये भी 0 करना, क्योंकि ये कोई लिमिट दे रहा है, ठीक है, V0। समीकरण 6 तक लिखना, यहाँ तक जल्दी लिखो थोड़ा।
लिख दिया वो? यहाँ तक लिखना, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ और आगे आपको करवाता हूँ। लिखो, लिख दिया होगा अब तो समीकरण 6 तक। ये वाला हटा दूंगा। देखो अब समझो आगे। ये वाली अपने पास टर्म आई थी एन एक्स इज इक्वल टू 2m³ अपॉन में h³ 2 kt अपॉन में m ई की पावर ef अपॉन kt बाय m और e की पावर। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये मैंने टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी यहाँ पे, जो वहाँ पे आई थी समीकरण नंबर 6। ठीक है, यही है समीकरण नंबर 6 आपकी। फिर क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले तो एक बार क्या किया मैंने, देखो x के लिए एक रिलेशन माना है जिसकी लिमिट क्या है v0 से इन्फानाइट तक है। पर मैंने क्या किया, vx को थीटा में कन्वर्ट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट मैंने मान ली कि vx इज इक्वल टू क्या मान लिया, v0। तो सबसे पहले क्या था, यदि v0 है तो v0 और उसकी जगह लिमिट जब आप एक्सचेंज करोगे, जब लिमिट में लिमिट रखोगे तो लिमिट क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू इन्फानाइट आ जाएगा। यानी एक बार जो ओपन लिमिट आएगी वो क्या आएगी आपकी, इन्फानाइट आ जाएगी। हाँ सही है। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, लिमिट यदि चेंज करेंगे किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी थीटा से इन्फानाइट हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, देखो 2m अपॉन में h³ 2 kt बाई m ई की पावर ef अपॉन में kt इंटीग्रेशन लिमिट थीटा इज इक्वल टू इन्फानाइट e की पावर माइनस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पे जब लिमिट लिखोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस थीटा और e की पावर माइनस थीटा। ये क्या होता है, e की पावर इन्फानाइट क्या होता है, लगभग 0 होता है। ये क्या बचेगा आपके पास, e की पावर माइनस थीटा। तो e की पावर माइनस थीटा, ये क्या है आपकी, एक तरह से संख्या है इलेक्ट्रॉन के, जो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये माइनस को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो ये क्या आ गया, 4πk² बाई m h³। ये टर्म ऐसे की ऐसे, e की पावर माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर कम निकलेगा, तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है, अपन को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस फाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि एक बार के लिए कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ई, वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, ई बी से, यानी जो पृष्ठ या विभव रोधिका है उससे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो भी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जन के लिए क्या कंडीशन है आपकी, जो ई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ई बी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फाई, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन भी लिखा है कार्यफलन के रूप में, यदि आपको लिखना चाहो तो साइड में लिख लेना कि कार्यफलन क्या होता है आपका, फाई इज इक्वल टू ई बी माइनस का ई एफ। ध्यान होगा आपको कि यहाँ पे क्या, ये ई बी पृष्ठीय विभव की ऊर्जा है और ई एफ क्या है, फर्मी तल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यदि मैं यहाँ पे ई बी लिखा हुआ है तो ई बी को मैं यदि कार्यफलन के रूप में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस का ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई बी की जगह क्या आ गया, जो आपके पास क्या था,
यहाँ से रिलेशन आया जो ई बी था, ई बी की जगह क्या आया आपके पास 5 प्लस का ई एफ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 प्लस का ई एफ। ई क्या था आपकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी 1/2 mv/x², तो मैंने क्या रख दी 1/2 mv/x², तो ये क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो vx² 2/m। तो ये किसके इक्वल माना था मैंने, थीटा के इक्वल, तो थीटा के इक्वल माना था। देखो यहाँ पे कि vx की आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई किस, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो vx होगा वो कितना होगा, इतना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, m/2 kT ऐसे का ऐसे, ये vx² था, इसकी क्या रख दी मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, कहाँ से, यहाँ से। यदि इसको नंबर दे देना 8, तो यहाँ से वैल्यू कहाँ से रखी अपन ने, समीकरण 8 से, कहाँ से रखी, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया समीकरण 8 से मैंने वैल्यू रखी। तो देखो अब ये क्या है, 2 से 2 कट के m से m कट के 1/kT, 5 प्लस ये किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल। अब आप जानते हो रिलेशन क्या आया था आपका, समीकरण 7 क्या आया था, 4πk²t, ये वाला रिलेशन था, केवल e⁻ थीटा में क्या रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक लिखिए, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया इसमें, केवल ये e⁻ थीटा की मैंने वैल्यू निकाली है कार्यफलन के रूप में। लिख लो समीकरण नंबर 8 तक। और एक न्यूज और आ रही है लॉकडाउन की वजह से कि आपका सिलेबस हो सकता है कम हुआ हो, तो सिलेबस यदि कम होता है तो आप उसको क्या करते हो, आप 4 में से 3 यूनिट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, यदि 60% अटेंड करना है तो। समीकरण 8 तक लिखना। फिर लिखो समीकरण 8 के बाद, यहाँ nx एकांक समय में, यहाँ nx एकांक समय में धातु में एकांक क्षेत्रफल से, यहाँ nx एकांक समय में धातु में एकांक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहाँ nx एकांक समय में, यहाँ nx एकांक समय में धातु में एकांक क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अतः धारा घनत्व निम्न होगा। अब यहाँ पे एक टर्म देखो, ये जो समीकरण नंबर 8 है इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। nx = 4πk²t²m ऐसे का ऐसे अपॉन में h³ e की पावर क्या है आपके पास, EF अपॉन में kT था, e⁻⁻⁴ अपॉन में क्या आएगा, kT आएगा। इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, e⁻⁻EF अपॉन में kT। देखो ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो क्या आएगा आपके पास, nx = 4πk²t²m अपॉन में h³ और क्या बचेगा, e⁻⁵ अपॉन में kT। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यदि आपको क्या निकालना है, धारा घनत्व निकालना है, तो धारा घनत्व निकाल सकते हो क्या, J = क्या होता है, E या इस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अतः धारा घनत्व क्या आएगा आपका, धारा घनत्व क्या आएगा, J = E और यहाँ पे क्या आएगा nx। तो देखो E हो जाएगा, अब ये क्या आपके पास E आ जाएगा, तो 4πk²t² और m और साथ में E अपॉन में क्या आएगा h³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻⁵ अपॉन में kT। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, J = देखो इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, किस को, 4πk²me अपॉन में h³ t² और e⁻⁵ अपॉन में kT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं कांस्टेंट मानता हूँ at² e⁻⁵ अपॉन में kT। तो ये आपका क्या आ जाएगा, धारा घनत्व आ जाएगा, जहाँ पर ये सब क्या है, कांस्टेंट है, 4πk²me अपॉन में h³। ये आपका क्या एक नियतांक है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे समीकरण नंबर 9। तो ये आपका क्या निकल गया, धारा घनत्व निकल गया। यहाँ पे ये क्या निकला, धारा घनत्व में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो निकल गई। जब संख्या आ गई तो धारा घनत्व आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू जितने इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप समीकरण नंबर 9 तक। ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसे एक समीकरण भी कहते हैं, वो लिखाऊंगा, समीकरण 9 तक लिखो पहले, इंपोर्टेंट। इस टाइप का कुछ नाम है इसका, रिसर्च मान, एक मिनट देख लेता हूँ। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो अपन ने डेरिवेशन किया वो भी समझ में आ गया होगा। अपन ने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, डेरिवेशन को एक एक पॉइंट समझा है, और इसमें जो आपके पास डायग्राम था उसको भी अपन ने अच्छे से समझा है। समीकरण 9 के बाद लिखना, समीकरण 9 रिचर्डसन दसमान समीकरण कहलाता है। देखो ये नाम लिख रखा है मैंने, रिचर्डसन दसमान समीकरण कहलाता है। समीकरण 9 रिचर्डसन दसमान समीकरण कहलाता है, और यह समीकरण तापायनिक उत्सर्जन के लिए, और यह समीकरण तापायनिक उत्सर्जन के लिए रिचर्डसन दसमान समीकरण कहते हैं, जहाँ ए एक नियतांक है, जहाँ कैपिटल ए एक नियतांक है तथा फाई कार्यफलन है, तथा कैपिटल ए एक नियतांक है तथा फाई क्या है, कार्यफलन है। तो ये आपका क्या हो गया, एक डेरिवेशन था तापायनिक उत्सर्जन से रिलेटेड, थर्मोनिक इमिशन से रिलेटेड। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।